हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम इरेडा के बारे में डिटेल में एनालिसिस देखने वाले हैं। ये वीडियो में आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी कैसे पैसा कमाती है ये जानने को मिलेगा। देन कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी क्या चैलेंजेस एंड क्या रिस्क फेस कर रही है, कंपनी अपना फ्यूचर में बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, कंपनी को बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, एंड ये सब का क्या इम्पैक्ट रहेगा कंपनी के शेयर प्राइस पे, कंपनी का शेयर प्राइस कितना हद तक बढ़ेगा, ये सब आपको जानने को मिलने वाला है। बट उसके लिए आपको ये वीडियो को विदाउट एनी स्किप स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, इरेडा एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विद ओवर 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी को। प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको कंपनी लोन देने का काम करती है। अब रिसेंटली ही कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला है। सीपीएससी का मतलब है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इट इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लेयर इन इंडियाज़ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। इट हैज़ इवन सिक्योर्ड शेड्यूल ए। अब शेड्यूल ए क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट जो होता है वो पीएसयू कंपनीज़ को अलग अलग शेड्यूल में डिवाइड करता है, शेड्यूल ए, बी, सी एंड डी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, इंपॉर्टेंस एंड परफॉर्मेंस। अब शेड्यूल ए में होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शेड्यूल ए में होना इसका मतलब कंपनी का साइज़ अच्छा है, कंपनी इंपॉर्टेंस रखती है पीएसयू सेक्टर में, एंड कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। अच्छा, शेड्यूल ए में होने से एक और फ़ायदा है, वो ये है कि शेड्यूल ए वाली कंपनीज़ को, देखो क्या होता है, पीएसयू कंपनीज़ को कोई भी अगर बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो उसके लिए हर बार गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन जो कंपनी शेड्यूल ए में होती है तो उनको हर बार बिजनेस डिसीजंस के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं होता। तो ये एक फ़ायदा है शेड्यूल ए में होना। तो अभी कंपनी शेड्यूल ए में है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देन एक्सीलेंट एमओयू रेटिंग फॉर 4 स्ट्रेट ईयर। एमओयू रेटिंग का क्या मतलब है दोस्तों? तो जो भी पीएसयू कंपनीज होती है उनको हर साल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ता है विद देयर मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री है न्यू एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये मिनिस्ट्री है, इनके साथ एमओयू साइन करना पड़ता है। फिर जो गवर्नमेंट है वो कंपनीज़ को, पीएसयू कंपनीज़ को इवेल्युएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। मतलब क्या होता है, एमओयू में कंपनी कुछ टारगेट सेट करती है कि हम लोग ये साल में इतना परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अगर कंपनी वो परफॉर्मेंस को अचीव करती है, टारगेट को अचीव करती है, या फिर टारगेट से भी ऊपर जाके परफॉर्मेंस करती है, तो वो वैसे कंपनीज़ को एक्सीलेंट रेटिंग मिल जाता है। तो ये कंपनी को पिछले 4 साल से एक्सीलेंट एमओयू रेटिंग मिल रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। अब की हाईलाइट्स देख लेते हैं दोस्तों। 75% ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कंपनी का फोकस सोलर, विंड, हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी इंफ्रा एंड इथेनॉल पे है। अभी तक कंपनी ने 23 स्टेट्स में अपना लोन का लेंडिंग किया है एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में किया है। ट्रिपल ए का डोमेस्टिक रेटिंग है एंड ट्रिपल बी माइनस का इंटरनेशनल रेटिंग है फ्रॉम एसएनपी। एसएनपी ये एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अच्छा, ट्रिपल बी माइनस का मतलब क्या होता है? ये भी एक डिसेंट रेटिंग है, तो इसका आप नेगेटिव कुछ अंडरस्टैंडिंग मत करिए, ये भी काफ़ी बढ़िया रेटिंग है। देन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ये है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। तो कंपनी ने बोरोविंग किया है फ्रॉम टोक्यो से, एसबीआई टोक्यो से, जैपनीज़ इन में 26 बिलियन, इंडियन रुपीज़ में आप पकड़ के चलो 1476 करोड़ का बाहर से कंपनी ने बोरोविंग किया है विथ लो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब देखो कंपनी का क्या है ना, फाइनेंसिंग करना, लोन प्रोवाइड करना काम है, इसलिए कंपनी को सामने वाले को लोन देना है तो खुद के पास भी पैसा होना चाहिए। इसलिए कंपनी बाहर से, आरबीआई से या फिर अदर मॉनेटरी जो भी फर्म रहते हैं उनसे कम इंटरेस्ट पे बोरो करती है पैसा, एंड वही पैसा सामने वाले को लोन पे देती है विथ हाई इंटरेस्ट। तो बिजनेस हमें समझ में आ गया है। अब देखते हैं कंपनी पैसा कैसे बनाती है। तो जो भी लोन देती है कंपनी, उन पे इंटरेस्ट कमाती है। ये कंपनी का मेन इनकम सोर्स है। इरेडा गिव्स लोन्स टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एंड उनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 10.03% का इंटरेस्ट कंपनी ने अर्न किया है। रीफाइनेंसिंग एंड टॉपअप लोन्स है कंपनी के, रीफाइनेंस ओल्ड लोन एंड गिव एक्स्ट्रा लोन टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, एंड उसके ऊपर भी कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो भी इंटरेस्ट कंपनी अर्न करती है। फिर फॉरेन करेंसी थ्रू इट्स गिफ्ट सिटी आर्म इट गिव्स फॉरेन करेंसी लोन। फॉरेन करेंसी, फॉरेन में भी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है,
उससे कंपनी को इंटरेस्ट भी मिलता है एंड फॉरेन एक्सचेंज करेंसी फ्लक्चुएशन से जो भी कुछ फॉरेन एक्सचेंज गेन होता है तो वो भी एक कंपनी के लिए इनकम होती है। देन फी बेस इनकम में अर्न फ्रॉम प्रोसेसिंग फीस, गारंटीज एंड लेटर ऑफ कंफर्ट फॉर डेवलपर्स, इसका स्मॉल पार्ट होता है बट ये भी कंपनी का एक इनकम ही है। देन कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे, रिसेंटली जो आया है उसके बारे में, Q4 के रिजल्ट के बारे में। अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो करंट Q4 का जो रिजल्ट आया है वो उसमें रिवेन्यू आया है 1904 करोड़ का एंड लास्ट ईयर 1391 करोड़ का था, जिसमें 37% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, ये साल में Q4 में 770 करोड़ का आया है, लास्ट ईयर 498 करोड़ का था, इसमें भी 55% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे 502 करोड़ का है, लास्ट ईयर 337 करोड़ का था, इसमें भी 49% की ग्रोथ है। अभी यहाँ पे दोस्तों ईयर का पूरा साल का यहाँ पे कंपैरिजन है तो ये आप ध्यान में रखिए। फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरे साल का 1699 करोड़ का आया है, लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 में 1252 करोड़ का था, इसमें 36% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। EPS 6.32 रुपीज़ का है, लास्ट ईयर 5.16 रुपीज़ का था, तो इसमें भी जंप आया है। देन नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.27% है, जो लास्ट ईयर 2.85% का था। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय अगर देखेंगे तो 40.37 करोड़ का आया है। तो ओवरऑल एनालिसिस यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, रेवेन्यू में ग्रोथ है, मार्जिन्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ है, तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। तो ये एक ह्यूज पॉजिटिव बोल सकते हैं हम। EPS ग्रोथ एंड इंटरेस्ट स्प्रेड इंडिकेट एफिशिएंट कैपिटल यूसेज। अब लोन एंड डिस्बर्समेंट की बात करते हैं, जो कंपनी सामने वाले को लोन देती है, तो ये साल फाइनेंशियल ईयर 25 में सैंक्शन टोटल हुआ था 47,453 करोड़ का, लास्ट ईयर सैंक्शन हुआ था 37,354 करोड़ का, तो 27% की ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी ग्रोथ है। अभी 27,453 करोड़ सैंक्शन हुआ था, उसमें से डिसबर्समेंट हुआ था 30,168 करोड़ का, जो लास्ट ईयर 25,089 करोड़ का हुआ था, तो यहाँ पे भी डिसबर्समेंट में भी 20% का ग्रोथ है। देन लोन बुक, अब देखो दोस्तों कई कंपनीज में आपने देखा होगा, एक टर्म आपने देखा होगा ऑर्डर बुक, तो NBFC के लिए लोन बुक एक ऑर्डर बुक की तरह काम करता है। आपको समझना होगा कि कंपनी का इनकम, हमने देखा कि इंटरेस्ट इनकम मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो अगर कंपनी का लोन बुक जितना बड़ा होगा उतना कंपनी का आप बोल सकते हो बिजनेस बड़ा है। जैसे हम देखते हैं कि कई कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ा होता है तो हम समझते हैं कि ये कंपनी के पास बहुत बड़ा बिजनेस है। सेम NBFC का भी यही है, अगर उनका लोन बुक बड़ा है तो हम समझेंगे कि उनका बिजनेस काफ़ी बड़ा है। तो लोन बुक में भी 28% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया साइन है। स्ट्रॉन्ग फोकस है ऑन सोलर, विंड, हाइड्रो, बायो एनर्जी एंड एमर्जिंग टेक। लोन बुक डाइवर्सिफाइड अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड पैन इंडिया प्रेजेंस, तो काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी बढ़िया कंपनी बिजनेस कर रही है। एसेट क्वालिटी, अब देखो दोस्तों NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है दोस्तों, देखो कंपनी सामने वाले को लोन देती है, राइट। अगर समझो इरेडा ने किसी को लोन दिया, वो आदमी ने या फिर वो कंपनी ने लोन रिटर्न करने में, EMI देने में अगर डिफ़ॉल्ट किया, जनरली ये पीरियड 90 डेज़ का होता है, मतलब 3 मंथ का आप पकड़ के चलो। अगर 3 मंथ सामने वाले कंपनी ने EMI का डिफ़ॉल्ट किया तो ऐसे कंपनी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कैटेगराइज किया जाता है। अब आप ही सोचो, अगर ज़्यादा NPA होंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट अर्निंग कम होगा, और जितना कम होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो यही है कंपनी का, आप देखो 3 ईयर का कंपैरिजन है। ग्रॉस NPA 23 में 5.61%, 24 में 2.45, 25 में 1.35, कैसी गिरावट आई है ये आप देख सकते हो। नेट परफॉर्मिंग एसेट में देख सकते हो आप, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 23 में 2.25%, 24 में 1.35 एंड 25 में 0.99, 1% से भी नीचे आ चुका है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है फाइनेंशियल हेल्थ का, फाइनेंशियली मतलब गुड मैनेजमेंट का, गुड क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का ये एक आप बोल सकते हो एग्जाम्पल है। काफ़ी बढ़िया कंपनी कर रही है। तो इम्प्रेसिव NPA रिडक्शन है, शो रोबस्ट क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, नेट NPA बिलो 1% इज अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। देन हम बात करेंगे बोरोइंग का। अब कंपनी अगर सामने वाले को लोन देती है तो कंपनी के पास उतना पैसा भी रहना चाहिए, तो इसलिए कंपनी खुद भी बोरोइंग करती है।
अब कंपनी के देखो बोरोइंग डोमेस्टिकली करती है एंड फॉरेन से करती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक में अगर देखोगे तो डोमेस्टिक में इंक्रीज दिख रहा है एंड फॉरेन में डिक्रीज दिख रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। देखो फॉरेन से अभी रिसेंटली हमने देखा था कि रुपी का काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा था। तो क्या होता है दोस्तों, फ्लक्चुएशन मतलब रुपी का ये है प्राइस है, ये डॉलर के हिसाब से काफ़ी बढ़ रहा था, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है दोस्तों, कैपिटल एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज गेन जो होता है, तो यहाँ पे एक्सचेंज लॉस हो सकता है कंपनी को। तो ये एक रिस्क हमेशा बनी रहती है कंपनी के साथ, ठीक है। अगर इतना बड़ा अमाउंट कंपनी बोरो करती है फॉरेन से, तो वो रीपेमेंट भी करना होता है। तो रीपेमेंट इंटरेस्ट भी करना पड़ता है, प्रिंसिपल भी करना पड़ता है। प्रिंसिपल करने के लिए क्या होता है, मतलब रीपेमेंट करने वक्त अगर रुपी बढ़ गया होगा तो वो हिसाब से कंपनी को लॉस होता है, तो इसलिए ये कम होगा तो उतना अच्छी बात है, ठीक है। और फिर कंपनी ने रेज़ किया 910 करोड़ वाया बॉन्ड से, एंड ये तो मैंने आपको बताया जापानीज इन 26 बिलियन जो ECB फ्रॉम SBI टोको से 1476 करोड़ का बोरोइंग किया है कंपनी ने। एंड रेटिंग के बारे में भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। देन चैलेंजेस एंड रिस्क की बात करेंगे। लोन डिफ़ॉल्ट्स का रिस्क है। देखो रिन्यूएबल सेक्टर पे कंपनी का फोकस है, तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अगर डिले होते हैं तो रीपेमेंट में डिले होगा। रीपेमेंट में डिले होगा तो क्या होगा, NPS बढ़ेंगे, एंड अगर NPS बढ़ते हैं तो आपको समझना होगा कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कम मिलेगा कंपनी को, तो कंपनी के मतलब रिवेन्यू में कंपनी के इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए ये एक चैलेंज एंड रिस्क अपन बोल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, कंपनी अभी के लिए कंपनी बोरो कम रेट से करती है एंड लेंडिंग हाई रेट पे करती है, तो अगर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है तो वो भी कंपनी के लिए चैलेंज हो सकता है। देन फॉरेन रिस्क मैंने आपको बार बार बताया कि कंपनी का जो करेंसी फ्लक्चुएट होता है, तो इसके चलते कंपनी अगर फॉरेन से बोरोइंग करती है तो वो रीपेमेंट करते वक्त कंपनी को उतना लॉस हो सकता है। एंड पॉलिसी डिपेंडेंस है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, गवर्नमेंट के सपोर्ट एंड स्कीम्स के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट है। जिन कैपिटल नीड से कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत होती है, बार बार लोन देना होता है, तो फंडिंग की भी कंपनी को ज़रूरत होती है। तो ये भी एक चैलेंज एंड रिस्क कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है इसका टारगेट है बाय 2030 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एंड इंडिया ऑलरेडी क्रॉस 220 गीगावाट। इरेडा विल प्ले अ पाइवोटल फाइनेंसिंग रोल, अभी भी मोर देन मतलब डबल से भी ज़्यादा कैपेसिटी हासिल करनी है। तो ये सब में और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, एंड वो प्रोजेक्ट्स में इरेडा का पाइवोटल फाइनेंशियल रोल रहने वाला है। रिसेंटली कंपनी ने MOU साइन किए हैं फॉर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन नेपाल, ग्रीन फाइनेंसिंग आर्म इन गिफ्ट सिटी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लेवर्स करते हैं। तो कंपनी का अभी के लिए काफ़ी बढ़िया चल रहा है, एंड कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो फ्यूचर आउटलुक काफ़ी बढ़िया है कंपनी का। फाइनल वर्डिक्ट में दोस्तों यही बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, एसेट क्वालिटी है NPA वो कम हुए हैं, वो काफ़ी बढ़िया बात है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, वो भी एक काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड रीजनेबल वैल्यूएशन कंसिडरिंग EPS ग्रोथ, तो EPS का भी ग्रोथ हुआ है, तो अभी के लिए कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी सही है। एक बार दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में देख लेते हैं। कंपनी 47,232 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का P 27.8 है, जबकि इंडस्ट्री P 22.5 है। अगर इंडस्ट्री P से कंपेयर करते हैं तो एक फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है, ये एक बात है। देन ROE भी काफ़ी बढ़िया है, ROC 9.9%, ROE 18%। देखो कंपनी का शेयर प्राइस जो है अभी के लिए 40% से ऑलमोस्ट 40% डाउन है। तो यहाँ पे हम फाइनल वर्डिक्ट में कंक्लूजन में यही बोल सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर तक हमें अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर दोस्तों अभी के लिए काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के ग्रोथ के लिए, शेयर प्राइस के ग्रोथ के लिए। तो बिल्कुल अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप खुद की भी स्टडी करिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अच्छा एक और बात मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, देखो अपना चैनल नया है तो इसलिए आपकी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट आपका सपोर्ट चैनल ग्रोथ होना इम्पॉसिबल सी बात है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो प्लीज़ अगर आपका कोई भी
क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सब्सक्राइब करिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।